हमारी नज़र में तो बच्चा ही है, वो होगा उनके नज़र में माफिया, डॉन, दाऊद का आदमी जो भी होगा वो उनकी नज़र में होगा। ट्वीट किया था, ये ऐसा ट्वीट किया था इन्होंने कि ये जसबीर है और इसने ऐसा वसूली किया है, और उसके बाद में इल्ज़ाम लगाया था कि हर स्लैब से 3 लाख रुपया लेता है, हर बिल्डिंग का यानी 100 बिल्डिंग का काम चालू है, 24 करोड़ रुपया हो गया। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया। तुम्हारे यहाँ आ गया तो साफ हो गया, मतलब वॉशिंग मशीन तुमने भी कहीं ना कहीं दबा के रखा। अजीज भाई, युवा नेता जसबीर बिलाल शेख जो आपकी पार्टी में थे, आज वो अवार साहब के साथ शामिल हो गए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? युवा नेता खैर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बिल्कुल सही जगह गए, जहाँ उनको शुरू से रहना चाहिए वही जगह गए, क्योंकि दादागिरी, भाईगिरी, माफियागिरी, वसूली, करप्शन, ये सब उसी तरफ है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये मतलब ये जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उनके ऊपर, करप्शन, दादागिरी, तो ये किसी ज़माने में अवार साहब उनके लिए कहते थे, लेकिन आज आप उनके लिए कह रहे हैं। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने जसबीर पे, बिलाल पे जो इल्ज़ाम लगाया था कि दाऊद का आदमी है, फलाना है, दिखाना है, वसूलीबाज है, एक बिल्डिंग पे हर बिल्डिंग के स्लैब का 3 लाख रुपया वसूलता है, हर बिल्डिंग से 24 लाख रुपया आता है, 100 बिल्डिंग है, 24 करोड़ रुपया जमा हो गया, ऐसा ट्वीट किया था हमारे लाडले आमदार साहब ने। और उसको दाऊद गैंग का मेंबर है ये उसने बाकायदा ट्वीट किया था। आप लोगों को मैं दिखा दूं, अगर आप लोग को याद ना होगा तो मैं याद दिला दूं कि ये उन्होंने ट्वीट किया था, ये ऐसा ट्वीट किया था इन्होंने कि ये जसबीर है और इसने ऐसा वसूली किया है, और उसके बाद में इल्ज़ाम लगाया था कि हर स्लैब से 3 लाख रुपया लेता है, हर बिल्डिंग का यानी 100 बिल्डिंग का काम चालू है, 24 करोड़ रुपया हो गया। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया था। और आज माननीय मतलब पूरे हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता माननीय हमारे शरद चंद्र पवार साहब के हाथों से उसको पार्टी प्रवेश कराया। मतलब ये कितना, मतलब आदमी कितनी ओछी राजनीति करने पे आता है तो क्या क्या करता है। जिस आदमी को, जिस लड़के को, जिस बच्चे को, हमारी नज़र में तो बच्चा ही है, वो होगा उनके नज़र में माफिया, डॉन, दाऊद का आदमी जो भी होगा वो उनकी नज़र में होगा। हमारी नज़र में तो कल का बच्चा है। आज जो तुम्हारे यहाँ आ गया तो साफ हो गया, मतलब वॉशिंग मशीन तुमने भी कहीं ना कहीं दबा के रखे हो। और ऐसे कैरेक्टर को जिस पे आपने मतलब लगातार महीनों अटैक किया था, उसको तुम पार्टी में प्रवेश कराते हो, और आज वो साफ हो गया क्या? मैं यही पूछना चाहूँगा उनसे और आपके दर्शकों से। अच्छा, ये बात भी चल रही है कि जसबीर का 15 दिन पहले यानी कि आज ही के जुमा के दिन आपके बीच और जसबीर के बीच अनबन हुई थी। उसी बात को लेकर नाराज़ होकर जसबीर जो है वो पार्टी उन्होंने चेंज की है, और कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर नजीम भाई जो है उनसे माफ़ी मंगवाना चाहते थे आपसे, तो इस बात को लेकर वो नाराज़ हुए और पार्टी उन्होंने चेंज की। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये ठीक है, वो हमारी अनबन हुई थी, वो पार्टी में था तो तभी हमारी पार्टी की इंटरनल बातें थी, वो मैं अभी बात करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि उस टाइम पे वो हमारे पार्टी का था। तो हमारे पार्टी में देखो, एक परिवार जब बनता है ना तो उसमें छोटे बड़ों में अनबन होती है, तो वो बस उसी का एक हिस्सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उसने उसको इतना दिल पे ले लिया तो वो उसकी मर्जी, मैं क्या बोल सकता हूँ। आगे विधानसभा इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन में क्या आपकी रणनीति रहेगी, और जसबीर के जाने से कितना नुकसान पार्टी को हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा, जो आदमी अपना खुद का वोट नहीं डालता हो, अपने परिवार का वोट नहीं डलवाता हो, वो दूसरों के सामने वोट मांगने क्या जाएगा। ये पिछले इलेक्शन में हमारे साथ में था तो हमने बराबर उसके ऊपर गौर किया था। पूरे इलेक्शन के दिन जो है ना वो वोटिंग करने गए ही, जैसे निशानी रहती है हाथ में, और वो 2 महीने 3 महीने नाखून पे से उड़ने चले जाता है। ये इसके नाखून में वो निशानी नहीं था और गया ही नहीं था। हमने मतलब अगर किसी को मेरी बात पे शक होगा तो पोलिंग बूथ का रिकॉर्ड निकाल के देख ले, इसके नाम पे कोई टिक नहीं होगा, न इसके परिवार के किसी वोट के नाम पे टिक होगा। जो आदमी अपना खुद का वोट नहीं डाल सकता है और खुद का वोट नहीं डालना चाहता है, वो प्रचार क्या करेगा? वो खाली धतिंग करेगा।
अजीत भाई, अभी ये तो चुनाव के प्रचार चालू हो गए, घरों घरों में जाना, तो आप इस टाइम इस मौके पे जो यहाँ की मुमरा की और जो कलवा की जनता को, नजीब मुल्ला को किस तरीके से आप उनका रुझान इस तरफ पब्लिक का करना चाहते हो, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है उसके बारे में? देखिए, रुझान तो माशाल्लाह है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रुझान है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के ज़रिए, जहाँ तक के मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपके चैनल के ज़रिए, उन सब से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि नजीब मुल्ला जो है एक नौजवान युवा नेता है और उसमें काम करने का जज्बा है। और आज तक के आप लोगों ने जितना भी काम मुमरा में, कलवा में होता हुआ देखा है पिछले 15 साल में, उसमें कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है ना, वो नजीब मुल्ला का ही रहा है। चाहे वो रोड हो, नाला हो, गटर हो, हर चीज़ में फंड जो आता था। देखिए, हमारे आमदार ने पिछले 15 साल का आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, मैं आज फिर रिपीट करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं, अवार्ड साहब के दौर में काम हुआ मुमरा कलवा में, लेकिन उसके पीछे जो शख्सियत थी, जो पर्सनालिटी थी, जो एक टीएमसी में लॉबी थी ना, वो नजीब मुल्ला की थी। नजीब मुल्ला इतना सक्षम नेता है कि उसको महानगर पालिका की इतनी अच्छी स्टडी है, इतनी अच्छी नॉलेज है, तो उसको मालूम है कि पैसे कैसे निकालना है फंड के। हर साल जो बजट बनता था ना, तो बजट में उसने मुमरा प्रभाग समिति के लिए, कलवा प्रभाग समिति के लिए हर साल 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ ऐसा ही लाया है पिछले 15 सालों से। ये पैसा जो है ना, इसमें देखो आमदार का कोई रोल नहीं रहता है। ये हाउस की बात रहती है, महासभा की बात रहती है। महासभा में लड़ के झगड़ के शिवसेना से, उस टाइम के विरोधी में जो भी थे, शिवसेना थे, बीजेपी थे, XYZ जो भी थे, सबसे लड़ झगड़ के इतना बड़ा बजट लाना, इतना भारी बजट लाना, ये पहले कभी नहीं होता था। क्योंकि 2009 के पहले जो हमारे आमदार थे, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा था, वो इसलिए इधर गौरव फिकर ज़्यादा कर नहीं पाते थे। जब ये क्षेत्र श्रिंक होके, छोटा होके जब बना ना, तो यहाँ पर काम करने का मौका यहाँ के आने वाले आमदार को मिलने वाला था, जो अवार्ड साहब को मिला। और अवार्ड साहब के पीछे नजीब मुल्ला एकदम तन के खड़ा था, इसलिए इतना बजट आया, इतना पैसा आया। और आपने पिछले 15 सालों में मुमरा कौसा में, मुमरा कलवा में काम की भरमार देखी। कुछ अच्छे काम हुए, कुछ काम में करप्शन हो गया, कुछ काम में मतलब इतना ज़्यादा करप्शन हो गया कि वो खाली काम दिखावे का रह गया। ये सब हुआ, लेकिन पैसा दबा के आया, और वो पैसा आने की वजह नजीब मुल्ला है। तो इसलिए मैं लोगों से ये अपील करूँगा और हाथ जोड़ के बोलूँगा, दिल से बोलूँगा कि हमारे भाई के लिए दुआ भी कीजिए और उनका पूरा साथ भी दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर नजीब मुल्ला साहब जीत के आ जाते, तो जो काम आपने आज ये 15 साल में देखा, इंशाल्लाह इतना काम आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बजट जो है महानगर पालिका का भी आएगा और बजट जो है वो स्टेट से भी आएगा। अभी आने के पहले उन्होंने 53 करोड़ रुपया लेके आ गए, जिसकी ओपनिंग पिछले हफ्ते उन्होंने धमाल से की थी। और 5 करोड़ रुपया अभी कब्रस्तान के लिए लेके आ गए। तो आने के पहले जो आदमी इतना पैसा लाने की कैपेसिटी रखता है, वो काबिलियत रखता है, तो मेरे हिसाब से एक बार इंशाल्लाह जीत जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ स्टेट से ही हर साल 50-100 करोड़ रुपया लेके आएगा और महानगर पालिका से 50-100 करोड़ रुपया लेके आएगा। ये जो कब्रस्तान के लिए जो पैसा आया है, ये किस निधि से आया है? ये स्टेट की निधि से आया है। डिटेल मेरे ऐसा पास तो नहीं है, जो अभी कुछ दिन पहले एक अपना अल्पसंख्यक संशोधन बिल पास हुई थी अल्पसंख्यकों के लिए, हाँ, जो कि आज़ादी से लेकर तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए मिलते थे अल्पसंख्यकों को। हाँ। मगर इस चीज की लड़ाई अजीत पवार दादा ने लड़के आज 650 करोड़ रुपया करवा दिया। जो बजट बढ़ा दिया गया है, उसी में से उन्होंने 5 करोड़ रुपया निकाल के हमारे कब्रिस्तान की जो खामियां थी, जो बनाने में जो गलतियां की गई थी, जिसकी वजह से हमारे जो मरहूम लोग हैं, उनकी वहाँ बेअदबी हो रही है, वो तकलीफ में है। देखिए, कब्रिस्तान की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। हमारा ये ईमान है कि जो एक बार मरहूम हो गया, वो ता क़यामत तक के कब्र में रहता है। तो आखिरी घर को ख़राब करने वालों को अल्लाह बख्शेगा नहीं। युवाओं को स्कॉलरशिप में या किस तरीके से जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़े वर्ग लोग जो हैं, उनको किस तरीके से सुविधा मिलेगी, कहाँ पे मैं आपको सिर्फ कुछ लफ्ज़ों में बात का मफहूम दे दूंगा कि जितना बड़ा आपने सवाल किया है ना, ये सवाल का जवाब इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद नजीब मुल्ला प्रैक्टिकल देगा।